क्वेश्चन 39 है हमारे पास। द pH ऑफ एन aqueous solution of a monoprotic weak acid with a constant Ka। Ka क्या है? Acid dissociation constant। ठीक है, तो Ka की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 पावर -5 और कंसनट्रेशन गिवन है उस सोल्यूशन की जो कि है 0.001 m। m का मतलब यहाँ पे क्या है? मोलर कंसनट्रेशन। अच्छा, उसने हमसे पूछा है आपको pH बतानी है एक एक्वस सोल्यूशन की और एसिड, और वो सोल्यूशन किस चीज़ का है? वो एक मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है? जो एक हाइड्रोजन रखता हो। वो एक कोई एसिड है और वो वीक एसिड है। उसका कांस्टेंट क्या है? ये वैल्यू गिवन है आपके पास और उसकी कंसनट्रेशन हमें उस सोल्यूशन की दे दी। उन्होंने पूछा है बताइए इस सोल्यूशन की pH क्या होगी जिसमें वीक एसिड का सोल्यूशन है। तो pH निकालने का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है जब आप नेगेटिव लॉग लेते हो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन का। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन का, यानी कि माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसनट्रेशन को दिखा रहा होता है। तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। अब वो फाइंड करने के लिए हमें इसने डायरेक्टली हाइड्रोजन की ये जो यहाँ पे आयन से इनकी कंसनट्रेशन नहीं दी, लेकिन हाँ उसने कांस्टेंट की वैल्यू दी है, हमें कंसनट्रेशन दी है, सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन दी है। ठीक है, हमें चाहिए हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। अब एक चीज़ उसने बताई वीक एसिड है ये, तो याद रखिएगा जब भी आप बात करते हैं वीक एसिड की, तो वीक एसिड में जो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन होती है वो रफली इक्वल होती है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ जो कांस्टेंट है उसमें उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है वीक एसिड की हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसनट्रेशन निकालने का। ठीक है, आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के का मतलब यानी कि कांस्टेंट, स्क्वायर रूट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, जब आप बात कर रहे हो, अच्छा ये तो हो गया वीक एसिड का। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसे होता है? देखो के का पहले मतलब क्या है? के का मतलब ये है कि एसिड कितना टूट रहा है। अगर के की वैल्यू कम है इसका मतलब एसिड जो है वो कम टूट रहा है। टूटने का मतलब है डिसोसिएट होना यहाँ पे अपने आयंस में। ठीक है, जैसे HCl है तो वो किस में? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। ठीक है, अच्छा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में यही फ़र्क होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है पानी में। वीक एसिड पार्शली डिसोसिएट होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pH इक्वल है किसके? माइनस का लॉग कंसनट्रेशन के। ठीक है, लेकिन वीक एसिड जो है उसका pH इज इक्वल है किसके? माइनस का लॉग रूट कांस्टेंट इनटू कंसनट्रेशन। ठीक है, और ये कंसनट्रेशन किसकी है? ये हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है। सही है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले आप हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? कांस्टेंट की 1 इंटू 10 पावर -5 मल्टीप्लाई करवाना है हमें कंसनट्रेशन से जो कि है 0.001। क्या मैं इसे 1 इंटू 10 पावर -3 पॉइंट को आगे लेके जाएंगे तो पावर माइनस में होगी, अगर पीछे लेकर आएंगे आप पॉइंट को, जैसे अगर ये 1.00 है तो अगर आप पॉइंट को पीछे लेकर जाएंगे तो 0.1 हो जाएगा ये, तो 10 की पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इस केस में हमने पॉइंट को आगे लेकर आए हैं तो पावर क्या हो गई आपके पास? नेगेटिव होगी। चलें, तो क्या अब मैं इस वैल्यू को 1 इंटू 10 पावर -3 करके हम इसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब ये पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो 1 को आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 पावर -5 से तो वैल्यू सेम रहेगी। अब जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स 10 की क्या होती हैं? ऐड होती हैं, डिवीजन में माइनस होती हैं। तो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करें आप, क्या आंसर आएगा? 10 पावर -8। ठीक है, अब ये रूट है तो रूट से बाहर इसका हाफ निकल कर आएगा, यानी कि 10 पावर -4 आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे? सिंपल सब यहाँ पे अगर आपको लॉग निकालना नहीं भी आता, फॉर्मूला में पुट कर दें इसकी वैल्यू 10 पावर -4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने यहाँ पे लॉग वगैरह
छोटी सी यहाँ पे ट्रिक है, जो भी 10 की, अब क्योंकि 10 की पावर में कंसनट्रेशन गिवन है, जो भी 10 की पावर होगी उसका पॉजिटिव वर्जन क्या होगा, उस सोल्यूशन की पीएच हो जाएगी। कैसे? अब यहाँ पे -4 है तो सिंपल करके डायरेक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, पीएच क्या हो जाएगी, 4 पीएच हो जाएगी। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा एमएट में। ठीक है, सो मेक श्योर आप इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन 40 है, व्हाट इज़ अ पीएच ऑफ 0.7 m। m क्या है? कंसंट्रेशन का यूनिट है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन आप इसे कह सकते हो। तो 0.7 मोलर कंसंट्रेशन का एक एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब यह है कि उसमें एक कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे दिया है KBr का एक्वस सोल्यूशन, यानी कि इसके साथ पानी भी होगा, H2O। अब उसकी आपको पीएच पूछी है। अच्छा, KBr जो है ये क्या है? एसिड है, बेस है? तो हम लोग पीएच जनरली इसी की पूछते हैं, एसिड की, बेस की। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन करना शुरू हो जाते हो कि अच्छा पीएच जो है वो नेगेटिव लॉग होती है हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन के, अभी जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया। लेकिन सबसे पहले यू नीड टू रिकग्नाइज कि ये कौन सा कंपाउंड है, उस हिसाब से उसकी पीएच होगी, राइट। अब KBr क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो उसकी पीएच क्या होगी? 7 होगी। तो आंसर क्या है? A, 7। इसके अलावा आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सॉल्ट है या नहीं है? तो देखिए, आपके पास सॉल्ट में जो पोटेशियम है वो एक स्ट्रॉन्ग कैटाइन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्रोमाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग एनाइन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज रखने वाला। और ये जो कैटाइन है ये यकीनन किसी आपके पास बेस से आया होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ से ये पोटेशियम और यहाँ से ये आप HBr का एग्जांपल ले लो, ये एक एसिड है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रोमाइड आयन आ रहा है और इन दोनों ने मिलकर आपके पास क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन एंड देन सॉल्ट बन गया। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो कि ये एक सॉल्ट है या नहीं है, वरना तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो सॉल्ट ही हो गई। ये जितने भी क्लोराइड्स एंड हेलाइड्स होते हैं ये जनरली जब मेटल के साथ होते हैं तो ये सॉल्ट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 41, गिवन द इक्विलिब्रियम, आपके पास ये एक सोल्यूशन गिवन है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही स्टैब्लिश होता है। तो यहाँ पे ये एक इन्होंने दे दिया है इक्वेशन, हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंगली यहाँ पे सही है। और हर ऑप्शन में बात की गई है अगर आपको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है टू द लेफ्ट या फिर टू द राइट, तो उस केस में क्या चीज़ नेसेसरी है। पहले तो आप इस इक्वेशन को डिकोड करें और यहाँ पे समझें कि इन्होंने क्या चीज़ बताई हुई है। सबसे पहले देखो हीट, उससे हमें ये समझ आता है कि हीट रिएक्टेंट वाली साइड पे है, तो यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वहाँ पे हीट क्या हो रही है? यूज़ हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब भी आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना है आइदर टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर रिवर्स डायरेक्शन, उस केस में आप हमेशा ले चैंटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में गिवन है वो आप काउंट नहीं, उसको आप नहीं देखते। ठीक है, उसके बेसिस पे आप नहीं जज करोगे कि सोल्यूशन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये जो सॉलिड में जो रिएक्टेंट गिवन है, यानी कि यहाँ पे आपके पास FeCl3 है और FeCl2 है, इन्हें आप यहाँ पे रिमूव कर देंगे, इनको कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता सिग्निफिकेंटली, बिकॉज सॉलिड कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में ओमिट यानी कि रिमूव कर दी जाती हैं। सही है, एंड सेम गोज़ फॉर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही। तो इसीलिए जो आप बात करते हो इक्विलिब्रियम शिफ्ट की, तो आप गैशियस या फिर लिक्विड को, फ्लूइड को बेसिकली देख के बात करते हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोरीन गैस की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये FeCl2 या FeCl3, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपके पास ऑप्शन A बचा
जहाँ पे इन्होंने लेफ़्ट की बात की है, ऑप्शन ई भी एलिमिनेट हो जाएगा दोबारा से। इसकी कंसंट्रेशन को इन्होंने सॉलिड वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने की बात की गई है। अच्छा, अब ऑप्शन ए और डी में हमें यहाँ पे जज करना है। देखो, अगर आपको इक्विलिब्रियम, पहले लेफ़्ट को देखते हैं फिर राइट को देते हैं। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है, लेफ़्ट साइड का मतलब क्या है कि इस तरफ, ठीक है, और ये कौन सा रिवर्स हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। तो to shift the equilibrium to the left, it is necessary to increase concentration of chlorine. तो जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पे जो कि क्लोरीन है उसको बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली रिएक्शन कैसे लेफ़्ट की तरफ पुश हो जाएगा। तो ये बिल्कुल यानी कि रिएक्टेंट्स की तरफ, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे हीट को ऐड करोगे, क्योंकि हीट क्या है, हीट को आप ऐसा रिएक्टेंट लेंगे, ठीक है। तो हीट इज़ अ रिएक्टेंट, यानी कि वो लेफ़्ट साइड पे अगर आप हीट को बढ़ाते, इफ़ यू ऐड हीट, यानी कि आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, तो जो रिएक्शन है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, हीट को बढ़ाने से। ऑप्शन डी में वो कह रहा है टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। अगर आपको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है राइट की तरफ, राइट का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में, तो आप हीट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ना कि रिएक्शन में से हीट को निकालेंगे और उसे कूल डाउन करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन को, इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन को कूल करेंगे तो यानी कि आप हीट को रिमूव कर रहे हैं, और हीट को रिमूव करने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट वाली साइड जो है जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की तरफ, इस तरफ शिफ्ट नहीं होगा बल्कि लेफ़्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। इफ़ यू ऐड द हीट, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि बिकॉज हीट एक रिएक्टेंट है, सो एडिंग हीट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड। राइट का मतलब है इस तरफ, लेकिन उसने बोला है, उसने कूल बोला है, उसने ऐड हीट का नहीं बात की, उसने कूल का बोला है। तो कूलिंग इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और ऑप्शन में इन्होंने राइट लिखा है, तो डी भी गलत हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। चलें, फिर है क्वेश्चन 42, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन रेप्रेजेंट्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली आपके पास जो मिनिमम एनर्जी होती है एक रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा हमेशा कि एंजाइम जो है वो इसी एनर्जी को रिड्यूस, कम कर रहे होते हैं और रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इस रिएक्टेंट को एक बैरियर को फेस करना पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले। इस बैरियर को आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हो, ठीक है। अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ले लो या कैटलिस्ट, आप केमिस्ट्री की बात करें तो कैटलिस्ट की बात कर लो, तो ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को, इस बैरियर को कम कर देता है। तो अब ये प्रोडक्ट में आसानी से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास एक एनर्जी बैरियर है, ठीक है। और ये जो स्टेट है यहाँ पे, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होता, पहले यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में तब्दील होता है। तो ये बेसिकली एक कोई, बाकी दूसरे ऑप्शन अगर आप देखें तो ये डिफरेंस नहीं है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का, ठीक है, क्योंकि दैट्स एंथैल्पी चेंज। जो एनर्जी डिफरेंस होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसे आप एंथैल्पी चेंज कहते हो, डेल एच, ठीक है। इसको आप समझ लो, इस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे एक आपको हिल की हाइट है, ठीक है, ये ऑन अ रिएक्शन, तो ये जो हिल है ना, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे जो हीट होगी और यहाँ पे जो हीट होगी, जो डिफरेंस होगा इनकी एनर्जी का, उनको, उसको तो आप डेल एच बोलोगे, ठीक है, एंथैल्पी चेंज। ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी, इस तरीके का एक बैरियर है, एनर्जी का बैरियर है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बाकी ये सारा डिफरेंस जो उन्होंने बात की, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, ये वो, ये सब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होंगे।
फिर है बेंजीन के हवाले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन कि भाई इन बेंजीन, बाकी सारे ये आपको बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन याद होनी चाहिए बेंजीन में, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की बेंजीन में। इसके अलावा इसकी sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है? sp2 में ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल ज्योमेट्री। अब ट्रायगोनल पिरामिड है या ट्रायगोनल प्लेनर है वो आपको डिसाइड करना है। देखें, ट्रायगोनल पिरामिड का मतलब ये है कि उसके जो एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट, उसके पास लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। और प्लेनर का मतलब है नो लोन पेयर। अब बेंजीन में जो कार्बन है वही सेंट्रल एलिमेंट है, तो ये ट्रायगोनल तो बना रहा है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन क्या ये प्लेनर है या पिरामिड है? तो इसके पास लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं होता लोन पेयर, क्योंकि दो इसके पास आ गए यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के पास सारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई लोन पेयर इसके पास आपको नहीं दिख रहा। ऐसा ही है, कार्बन पूरे टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से हैं, 4 उसने बॉन्ड बनाता है और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, हाईली स्टेबल हो गया बेंजीन में जो कार्बन पड़ा हुआ है, तो लोन पेयर होने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp3 वाले ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दोगे सारे। sp वाला भी, sp3 किस में होती है? sp3 होती है अल्केन में, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है अल्काइन में, ठीक है। तो sp2 जो है वो सही जवाब है। उसके बाद वो कहता है, एक में उन्होंने बोला है प्लेनर स्ट्रक्चर है, दूसरे में उसने बोला है कि चेयर और बोट, ऐसी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, तो प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद अल्केन में हमने अभी पढ़ा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन अल्केन का, और अल्केन में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसी तरीके से जो अल्काइन है उसमें जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, और अल्कीन में, अल्कीन बेंजीन की तरह ही है, तो इसमें sp2 होता है और ये भी ट्रायगोनल, प्लेनर या पिरामिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन 44 है आपके पास, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमें पता है ग्लाइकोजन क्या है, ये एक ग्लूकोज की बहुत लंबी सी चेन होती है, और यहाँ पे जो मोनोमर है ये एक पॉलीसेक्राइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या है? जो कि ओलिगोसेक्राइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसमें जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की बहुत लॉन्ग चेन होती है, उसी को आप ग्लाइकोजन कहते हो। हमारे अंदर ये एनिमल स्टार्च भी कहलाती है ग्लाइकोजन, इसका काम होता है ग्लूकोज को बेसिकली स्टोर करके रखना। जो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है ह्यूमन में वो ग्लाइकोजन कहलाती है, इसी को आप ब्रेक डाउन करके दोबारा से ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ये क्या, ये एक डाइसेक्राइड है? नहीं, ये एक पॉलीसेक्राइड है, ये एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है? स्टोरेज मॉलिक्यूल स्टार्च होता है, ठीक है। क्या ये एक पॉलीपेप्टाइड है? क्या ये प्रोटीन है? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, क्या ये होमोपॉलीसेक्राइड है, यानी कि इसका मोनोमर एक ही है, ग्लूकोज है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और हेट्रोपॉलीमर का मतलब ये होता है कि जिसका मोनोमर एक से ज़्यादा टाइप का हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और पेप्टाइडोग्लाइकन में आपको ये एक हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, इसके अंदर नैग और नैम ये दो मोनोमर्स आपको मिलता है, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। लेकिन ग्लाइकोजन में आपको एक ही तरीके का मोनोमर ग्लूकोज मिलता है, तो ये आपके पास होमोपॉलीसेक्राइड है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन 45, द कंपाउंड FeCO3 इज डैश। CO3 का मतलब क्या है? ये आपको नाम पता है, कार्बोनेट कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन क्या होती है? -2 होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन -1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया एक पॉजिटिव, H पॉजिटिव आ गया तो वो कम होके -1 हो गई, और इसे आप कहते हैं बाइकार्बोनेट। FeCO3 का हमें यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम बताना है। CO3 तो मैंने आपको बता दिया कार्बोनेट है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ना तो ये पेंटाकार्बोनल है, ना तो ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड में, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आयरन ऑक्साइड तो नहीं है, क्योंकि वो FeO3 हो जाता या O2 हो जाता।
आयरन पेंटाकार्बोनल तो नहीं है ये, डेफिनेटली कार्बोनल ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन इस तरीके से बाउंड होता है। कन्फ्यूजन है ए और बी ऑप्शन में, क्या ये फेरस है या फेरिक, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। बेसिकली फेरिक कब होता है, फेरिक तब होता है जब आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, वो -3 होती है। और फेरस कब होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, माइनस नहीं +2 होती है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, कार्बोनेट -2 है तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होगा। अब +2 में क्या ये फेरिक है या फेरस है, देखो +2 कम वाली है तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बड़ा वर्ड है फेरस, तो ये कम वाली उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसे इस तरीके से याद कर सकते, याद करने का तरीका है, आपको किसी भी तरीके से इसको डिस्टिंग्विश क्लियरली करना पड़ेगा उस टाइम पे ये फेरिक है या फेरस है। तो +2 कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, ऐसा ही क्योंकि +3 बड़ी वाली है, तो छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसके लिए आप बड़ा वर्ड यूज़ करेंगे फेरस का। ठीक है, और जो फेरिक है वो छोटा वर्ड है लेकिन वो बड़ी ऑक्सीडेशन यानी कि +3 के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे क्या है, +2 है तो फेरस कार्बोनेट सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन 46 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और एक ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। तो पैरेलल स्पिन नहीं होती, 3 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, 4 भी नहीं, 1 भी नहीं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी एंटी पैरेलल यानी कि ऑपोजिट स्पिन होती है, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। फिर लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन का कि 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अबाउट अमाइनो एसिड्स इज ट्रू। अमाइनो एसिड के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आपको, कार्बन बीच में होता है सेंट्रल एटम, फिर एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक तरफ NH2 आ गया, ऊपर हाइड्रोजन एंड नीचे R यानी कि रेडिकल ग्रुप। और हर अमाइनो एसिड में ये यूनिफॉर्म रहता है, सिर्फ आपके पास ये जो R ग्रुप है ये चेंज होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अमाइनो एसिड में कौन सी स्टेटमेंट सही है, उनमें एक अमाइन ग्रुप है, ऐसा ही है बिल्कुल, ये दिख रहा है आपको अमाइन ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप भी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दे आर नॉर्मली पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। तो अमाइनो एसिड जो हैं वो पानी में, उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि उनका R ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली ट्रू भी नहीं है एंड फॉल्स भी नहीं है। अब वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है हेक्सेन में, अगेन R ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि ये खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सो डिज़ोल्व हो भी सकता है, लेकिन हेक्सेन में सो इसीलिए ये ऑप्शन प्रॉपरली सही नहीं है। दे आर बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए ही है, सिंपल और बिल्कुल हमें वी आर वेरी श्योर अबाउट इट कि भाई अमाइन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अच्छा, दे आर वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं ये प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मोनोमर्स हैं। दे हैव नो एसिड बेस एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है और अमाइन जो है वो बेसिक नेचर वाला कंपाउंड है, इसीलिए इनके पास एसिड बेस एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आई ट्राई कि हम फिज़िक्स वाला पोर्शन भी इस बार कवर करें, वी हैव नेवर डन फिज़िक्स और मैथ पोर्शन, एंड देन रीडिंग सेक्शन को भी इस बार हम देखेंगे एंड लॉजिकल प्रॉब्लम वाले सेशंस को भी, सेक्शंस को भी। सो या